कुछ कॉन्वर्सेशंस होते हैं जो आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार ही देखना चाहिए। दैनिक भास्कर के स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज एजुकेशन अनप्लग्ड में जो आज का ये कॉन्वर्सेशन, ये पॉडकास्ट है, बहुत सारे मायनों में ख़ास है क्योंकि इसमें एजुकेशन की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, अपने आप से लड़ने की बात होती है और कुछ नया करने की बात होती है। हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में आज जुड़े मानसरोवर यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर गौरव तिवारी जी, और क्या कमाल की बात उन्होंने की है। अगर आप भी इसको सुनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए करते हैं सफ़र की शुरुआत। गौरव सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए। दैनिक भास्कर लेकर आया एजुकेशन अनप्लग्ड। सो आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। आई एम श्योर जो स्टूडेंट और पेरेंट इस वक्त आपको सुन रहे हैं, बहुत कुछ नया सीखने वाला है यहाँ से। आई होप एंड विश। अभी तक तो हम ही सीख रहे हैं उनसे। ये भी बड़ी चीज़ है क्योंकि जेनजी जिस तरह से फिलहाल अभी रूल कर रहे हैं कंट्री को, हम लोग थोड़ा बहुत कुछ सीख लें। We have a lot to learn। मुझे लगता नहीं है कि मिलेनियल जितने जल्दी बूढ़े हुए हैं और ऑब्सोलीट हुए उतना जल्दी कोई और जनरेशन बूढ़ी और ऑब्सोलीट हुई। राइट। बट लेट्स स्टार्ट विद फ्रॉम द स्टार्ट। मुझे लगता है कि आपको एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर लोग देखते हैं, लेकिन अगर ये पूछें कि गौरव की सच्ची कहानी क्या है, जैसे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं बिफोर ये स्टार्टेड द शूट, आपने कहा अपनी जॉब भी करिए, ये नया था हमारे लिए। थोड़ा सा बताएं। नहीं, मैं आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली जो बहुत सामान्य सा परिवार से। तो एक सामान्य परिवार का प्लान यही होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है और उनको इस काबिल बनाना है कि वो एम्प्लॉयबल हो, जी नौकरी कर सकें। पिताजी MPSCB में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हुए। फिर उन्होंने VRS लेके एजुकेशन और इन चीज़ों को परस्यू किया जो अब मानसरोवर ग्रुप के नाम से चल रही जी। और सत्य तो ये है कि हमने बहुत छोटा स्टार्ट किया। हमने एक स्कूल चालू किया जो कि छोटा सा था, 80 बच्चे थे, 10-12 टीचर्स थे और फिर स्कूल चालू हो गया। और वो भी इसलिए चालू किया था कि पापा को ये रियलाइज़ होता था, ये जो कोलार क्षेत्र था यहाँ पे उन्होंने कुछ काम किया जी, और उनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, इन सब चीज़ों की कमी है। हाँ, वे वो फंडामेंटल इशूज़। तो उनको लगा कि वहाँ पे कुछ करना चाहिए। उनकी एक ज़मीन भी थी, सस्ती ज़मीनें थी। सबसे सस्ती ज़मीनें भोपाल में अगर कहीं थी तो कोलार में। तो कोई भी अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी ज़मीन लेने की सोचता था भोपाल में, एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ अर्थ फॉर देमसेल्व्स जी। तो वो ज़मीन लेने की सोचता था तो वो कोलार रोड पे ही। माय फादर वाज नो डिफरेंट। उन्होंने कोलार पे ज़मीन ली और फिर उस ज़मीन पे क्या करें सोच के फिर उन्होंने स्कूल चालू किया। और स्कूल इसलिए क्योंकि उनका ओरिएंटेशन एकेडमिक्स के प्रति हमेशा बड़ा पॉजिटिव था। अपने समय पे भी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, MNIT जो उस समय MSCT होता था, उससे 1980 पास आउट है जी। M.Tech भी किया उन्होंने MNIT से। उसके बाद फिर एक फेलोशिप की नॉर्वे जो यूरोप में है जी, उसके नॉर्थ ऑफ नॉर्वे में एक जगह है ट्रॉन्डहेम, वहाँ पे उनकी नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी NTO है। ओके। तो नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ट्रॉन्डहेम नॉर्वे से उन्होंने अपनी फेलोशिप करी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। दिस इज बैक इन 84। ओके। तो एकेडमिक ओरिएंटेशन उनका बहुत ज़्यादा था। उनको हमेशा कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि मैं कुछ एकेडमिक्स में करूँ, कुछ शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करूँ और गुणवत्ता के साथ साथ ये अश्योर करूँ कि एक जो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी, उन तक भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँच सके जी। क्योंकि कई बार हम क्वांटिटी फोकस होकर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं या क्वालिटी फोकस करते हैं तो इतनी महंगी हो जाती है कि हम क्वांटिटी मतलब लोगों तक नहीं पहुँचते जी। एक सिंक बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज व्हाट ही वांटेड टू। उस इकोसिस्टम को बनाने में मुझे बड़ा काम किया। मैं पर्सनली इंजीनियरिंग करता था बैंगलोर में, RV कॉलेज में, कंप्यूटर साइंस में। और व्हाइल आई वाज इन माय थर्ड ईयर तो पापा थोड़े ही गॉट अनवेल बट देन ही गॉट ओके। तो मैं जाके नौकरी करने लगा जी। 2 साल वहाँ नौकरी करी एंड देन ही वाज लाइक रियली अनवेल। तो एट बीइंग द ओनली चाइल्ड एंड आई वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मैंने बचपन से देखा था एजुकेशन को, हेल्थ केयर को जी। क्योंकि जो यहाँ चलता था वो घर में भी पता चलता था। आई हैड अ नो हाउ एंड आई हैड एन इंटरेस्ट ऑल्सो। मैं वापस आया एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। ब्यूटीफुल। लेकिन इस छोटी सी उम्र में जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी हाथ में आई, कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग था, पर आई एम नॉट समबडी जो शायद जीरो से चालू कर पाता, क्योंकि उसके लिए एक अलग तरह का ओरिएंटेशन, एक अलग तरह की अप्रोच, ठीक, एक अलग तरह का मोटिवेशन चाहिए। वो मुझ में नहीं था। ठीक है। तो मुझे लगता है आई एम लकी कि माय पेरेंट्स एंड पीपल बिफोर मी दे स्टार्टेड एंड आई गॉट टू
लीड इट नाउ। तो वो एक लेगेसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे फील होती है कि सिंस आई हैव गॉट समथिंग एज लेगेसी, देयर इज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ ट्रस्ट ऑन मी। आई हैव बीन ट्रस्टेड टू टेक समथिंग फॉरवर्ड, और जिस रास्ते पे और जिस आइडियोलॉजी के साथ वो होना चाहिए वो करने की एक बर्डन है। सो इट्स अ बर्डन ऑफ ट्रस्ट, नॉट ऑफ एनीथिंग एल्स। मतलब लोग बर्डन नहीं है, वो नहीं है, बट इट्स अ मेंटल बर्डन की किसी ने कुछ आपको बना के दिया है और आप पे इतना भरोसा किया है कि आप उसको आगे बढ़ाओगे जी, तो आपको उस भरोसे पे खरा उतरना है। हाँ, उसके लिए जो कोई बर्डन नहीं आपके ऊपर भी होगा, कोई भी व्यक्ति करेगा जी जी, that is what I am, right? It has been challenging in ways, पर I think challenges तो सबके जीवन में आते हैं। मैं नौकरी कर रहा होता तो वहाँ भी challenges होते हैं, तो पढ़ाई करता था वहाँ भी challenges होते थे। तो challenges अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ जो मुझे आए वो शायद एक आम व्यक्ति को नहीं आते, कुछ जो आम व्यक्तियों को आते हैं वो शायद मुझे नहीं है। सही इसका। लेकिन जैसा आपने कहा कि लकीली आपको जीरो से शुरू करने वाली सिचुएशन में नहीं जाना पड़ा, लेकिन अगर आज आ जाए वो सिचुएशन घूमकर फिर से वापस की जीरो से शुरू करने का, मैं तो नौकरी पकड़ लूँगा सर। मेरा बहुत ज़्यादा एक बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि उसमें यू हैव टू बी वेरी shrewd with some things. I can't be shrewd. I have to be very empathetic, you know. That's how I am. That's how I have been, you know. उस वैसी परवरिश है मेरी। ठीक है। तो एम्पैथी कम्स नेचुरली टू मी। मुझे लगता है कि कोई अगर दुखी है, परेशान है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, ये मैं सोचता हूँ। और एक बिजनेसमैन अगर ऐसा सोचता है तो वो घोड़े का घास से दोस्ती करने वाला मामला है। So I don't think so I am the right person to probably start a business. But after you have put yourself in a position, after your business is in a position, then you can afford empathy. तो लाइफ में जब टफ सिचुएशंस आती हैं, कौन सा थॉट सबसे पहले दिमाग में कौंधता है या आता है और आपको हेल्प आउट करता है कि नहीं, यू हैव टू कंटिन्यू द जर्नी? कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जानता था, कौन नहीं जानता है जब मैं कहीं संकट मोचन नाम थे। यार हनुमान जी पे, भगवान पे बहुत भरोसा है, और कोई भी समस्या आती है तो लगता है कि ईश्वर तो है ही, निकल जाएगी जी। तो बचपन से मैंने ये सिखाया है कि मन में कोई दुविधा हो, समस्या हो, कि कौन सा संकट मोर गरीब जो तुम नहीं है। बहुत सुंदर। तो उसी थॉट के साथ शायद चल रही है गाड़ी। कितना विश्वास ईश्वर और उसकी शक्ति पर होता है, या कभी एक्सपीरियंस करते हैं आप इस चीज़? हाँ, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे जब मैं पूजा करने बैठता हूँ, जब मैं भोलेनाथ का अभिषेक करता हूँ, जब मैं आई फील कनेक्टेड। और दिस इज़ अ लॉट टू डू विथ माई अपब्रिंगिंग। मेरे पेरेंट्स ने, मैं कंप्लीट मतलब पूरी परिवार साथ में रहता था, तो दादा दादी सब ने सिखाया ये कि कोई हो ना हो ईश्वर है। आप लोगों पे को पिक एंड चूज़ करते हो, आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, किसी पे नहीं करते हो। जो ट्रस्ट करते हो वो आपके ट्रस्ट को तोड़ देता है। कई बार जिस पे आपने ट्रस्ट नहीं किया, मिले नहीं, वो आपकी बहुत बड़ी मदद कर देता है। श्योर। तो ये सारी चीज़ें करने वाले लोग तो नहीं, देयर इज़ अ हायर पावर, एंड दैट हायर पावर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आई एम कन्विंस्ड दैट इट इज़ देयर, एंड आई एम कन्विंस्ड दैट अगर आप इफ़ यू हैव फेथ, थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। एक रामचरितमानस की चौपाई है कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। क्या बात है ना? इसका मतलब है कि लाभ हानि हो, जीवन मरण हो, ये 6 चीज़ें हैं जो वो भगवान विधि के हाथ में, विधि के हाथ में। जी। डू यू बिलीव इन दिस? आई टोटली बिलीव इन दिस। आप देखेंगे बनारस में जब लोग जाते हैं तो हम सब सत्कर्म करने के लिए पैदा होते हैं। वो 100 कर्मों में 94 कर्म हमारे हाथ में, और ये जो 6 कर्म है हमारे हाथ में नहीं जी। इसलिए लोग वहाँ पे जब मृत्यु होती है वहाँ पे 94 लिख के आते हैं। यस, ये बहुत अच्छी बात है आप। तो वो 6 चीज़ें जो हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, वही विधि का वही विधान है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जीवन भर वो करते हैं जो आप कर सकते हैं, एंड यू हैव बीन अनेबल टू डू सर्टेन थिंग्स। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर ही नहीं सकते, आपकी अपनी ऊर्जा से, आपकी अपनी पहुंच से वो चीज़ें बाहर। तो यू हैव टू रियलाइज दैट, एंड यू हैव टू हैव फेथ। ब्यूटीफुल। कॉन्वर्सेशन मेरे टाइप का जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा एजुकेशन पर लेकर चलते हैं इसको। डिग्री बेस्ड एजुकेशन तो बहुत सारी जगह पर हो रहा है, आप स्किल बेस्ड एजुकेशन पर कैसे कंसंट्रेट करना चाहते हैं या कर रहे हैं आपके बच्चे, ताकि उस पर जब यहाँ से बाहर निकले तो उनको हाथों हाथ कंपनीज दें? नहीं, एक्चुअली ये डिग्री और स्किल की बहस जो है वो देश में चालू हुई
स्पेशली हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी जब आए तो उन्होंने लोगों को रियलाइज़ कराया कि भाई तुम डिग्री तो दे रहे हो पर स्किल नहीं दे रहे हो, एंड ही एंड हिज गवर्नमेंट डिड अ लॉट ऑफ वर्क टू मेक श्योर दैट स्किल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डिग्री एंड यू नो वाइस वर्सा। पर हम लोग जिस डोमेन में काम करते हैं, हम अलाइड हेल्थ में ज़्यादा काम करते हैं, हम डेंटल में, आयुर्वेद में, नर्सिंग में, पैरामेडिकल, फार्मेसी, और हमारा ये मेडिकल कॉलेज भी है। तो यहाँ पे स्किल प्राथमिकता रही हमेशा से। आप किसी भी डॉक्टर को नहीं देखेंगे जो कभी हॉस्पिटल ना गया हो और डॉक्टर बन गया हो। द करिकुलम इज लाइक दैट कि आप फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, एज सून एज यू एंटर a medical education institution, the first thing you are put in front of is a cadaver। एक cadaver रहता है, डेड बॉडी रहती है, उसके सामने आपको खड़ा कर देते हैं, आप उसको प्रणाम करते हैं और आप उससे सबसे पहले सीखते हैं। उसको उसका एक प्रोसेस होता है, एनाटॉमी का वो पार्ट है, और उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल में एज एन ऑब्जर्वर जाते हैं। फिर आपकी जो फाइनल ईयर हो जाता है, उसके बाद आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है और आप ऐसे इंटर्न हॉस्पिटल में काम करते हैं, एंड दैट इज व्हेन यू गेट योर डिग्री। एंड दिस इज ट्रू फॉर डेंटल, दिस इज ट्रू फॉर आयुर्वेदा, दिस इज ट्रू फॉर मेडिकल, दिस इज ट्रू फॉर ऑल दीज अलाइड हेल्थ कोर्सेज। पैरामेडिकल में भी अगर आप फिजियोथेरेपी की बात करें तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल दीज अलाइड कोर्सेज। तो स्किल एंड एकेडमिया व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट। तो हमें बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं पड़ा। पर हाँ, कुछ टेक्निकल कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं, ऐसे कोर्सेज हैं जो मतलब विच आर नॉट गवर्न बाय एनी बिग काउंसिल और कमीशन इन द कंट्री, जिनको हम एपेक्स कोर्सेज कहते हैं जी। वो काउंसिल या कमीशन से गवर्न होते हैं। एंड देन देयर आर जनरल कोर्सेज जो गवर्न नहीं होते। ठीक बात। इन जनरल कोर्सेज में भी स्किल इंटीग्रेशन होगी कि हमको ये सोचना है कि ये डिग्री लेने के बाद क्या हमारा बच्चा एम्प्लॉयबल हो रहा है, क्योंकि हमें तो हमारी फीस मिल गई, उसको उसकी डिग्री मिल गई जी, पर अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो इट बिकम्स अ बिग इशू फॉर हिम और हर, और वो फिर समाज में जाके कुछ कर नहीं पाएगा। तो आजकल स्किल हैज़ बीन, तो मानसरोवर का भी हमने एक स्किल सेंटर खोला है। एक हम फ्यूचर स्किल सेंटर भी आगे चल के खोलने वाले हैं, जिसमें हम कम्प्लीटली AI, मशीन लर्निंग, IoT, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों फोकस करें। AI का जिक्र आपने किया, AI को किस तरह से आप स्ट्रेंथ के तौर पर देखते हैं, और आप क्या लगता है कभी कि AI टीचर्स को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं, टीचर्स को मुझे नहीं लगता पर्सनली। देन इट्स अ वेरी नाइव स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम समबडी हू इज नॉट एन एक्सपर्ट। तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब तक एक टीचर क्लासरूम में नहीं जाती, अब एक माँ को तो AI रिप्लेस नहीं कर सकता जी। एक टीचर का रोल माँ बाप जैसा भी हो जी जी जी। तो वो जब तक क्लासरूम में जाके बच्चे को कन्फ्रंट नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द टेक्स्ट बुक दैट अ टीचर इज टीचिंग, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, इमोशन भी होते हैं, behavioral things, इमोशनल थिंग्स, स्पिरिचुअल थिंग्स दैट अ टीचर हैज टू टीच इन द क्लास। पुराने टीचर करते थे, अभी के भी कई सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, yes, बहुत सारी बातें करते हैं क्लास में, उसको रिलेट करके दिखाते हैं, और जो ऑर्गेनिक कन्वर्सेशंस हैं आज भी वो AI में उतने नहीं है। Human touch तो missing है। Exactly. Artificial intelligence for me has always been borrowed intelligence. आप कोई चीज़ borrow करते हो तो वो पूर्ण रूप से आपके पास कभी नहीं आती। The original intelligence that we have as humans, I think it cannot be replaced, but it can be strengthened. By strengthening, what I mean to say is कि आपका मेरा IQ maximum 150 हो सकता है। ChatGPT 5 आया, उसका 1500 का IQ. It can be used as an extension of yourself. Yes. आप अपनी चीज़ों को, अपने प्रेजेंटेशंस को, अपने थीसिस को और अपनी दूसरी चीज़ों को, या अपने इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल सकती है जी। उसको एनहांस योर स्किल। राइट। ब्यूटीफुल। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या लगता है कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है? एनी सजेशंस यू हैव? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके आने के बाद अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन एंडर्स्ड। अब उसके क्रियान्वयन पे डिपेंड करता है कि जो सोच है उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बिहाइंड और जो ग्राउंड पे जो काम हो पा रहा है उसमें कितना फ़र्क है। अगर जो उसका इंटेंट है उस हिसाब से अगर सब ग्राउंड पे काम हो जाता है और हम बिल्कुल फंडामेंटल लेवल तक उसको सीप इन करवा पाते हैं, देन देयर विल बी वेरी फ्यू इश्यूज लेफ्ट, क्योंकि स्टूडेंट हैज़ टू हैव द इंडिपेंडेंस कि वो कभी भी अपनी लाइन चेंज कर सकता है,
उसका जो इंटरेस्ट है और जो करंट ट्रेंड है उसके हिसाब से उसको इतना एम्पावर हो जाना चाहिए कि वो अपनी सब्जेक्ट को या जो भी स्किल को वो सीखना चाहता है वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सीख सके। तो एक इलास्टिसिटी इन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको इतना स्ट्रेच कर सकें और वो कभी कहीं से टूटे ना। फिलहाल जो पुराना मॉड्यूल था, जो हमारी पुरानी मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, वो इतनी ज़्यादा रिजिड थी, इतनी ब्रिटल थी, नॉन डक्टाइल थी कि इट वाज लाइक अ शीट ऑफ ग्लास, और वो कभी भी आप उसमें लूप होल्स ढूंढते रहते थे। इस डिग्री के बाद फलाना पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो सकता, फलाने पोस्ट ग्रेजुएट के बाद फलानी रिसर्च नहीं हो सकती। जी। आज आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हो, क्या परस्यू कर रहे हो या और आगे क्या करने वाले हो, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपकी इकोसिस्टम पे, आपके साथ के लोगों पे, आपकी परिस्थितियों पे, बहुत सारी चीज़ों पे। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दैट इंडिपेंडेंस हैज़ बीन गिवन बाय द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड आई थिंक इफ दैट इज executed the way it has to be, मज़ा आ जाएगा, things will change. ग्रेट। जिस तरह से भी जेनजी जनरेशन जो है अपनी ताकत दिखा रही है, अब इनके प्रोटेस्ट से भी पता चला कि वो अपनी चीज़ों को मांगने के लिए आगे आएंगे लगातार। इस जनरेशन से आप लगातार 2-4 होते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस जनरेशन को? ये जनरेशन से हम लोग आज से नहीं 2-4 हो रहे हैं। जेनजी मतलब आप समझिए पीपल आर बॉर्न आफ्टर 96। यस। तो 97 बॉर्न वाले बच्चे जो हैं वो इस समय कितने साल के हो गए हैं? 30 साल के आसपास। तो हमारे यहाँ तो बच्चा 5 साल की उम्र में आ जाता है जी स्कूल। हाँ, ठीक है। तो हम तो इनको 2002 से देखते हैं, ठीक है ना। तो वी हैव रियलाइज्ड मच अर्लियर कि ये जनरेशन बहुत डिमांडिंग जनरेशन है, और आने वाले समय पे दे विल चेंज द कंट्री एज पर देयर ओन नॉर्म्स। मतलब हमको क्या अच्छा बुरा लग रहा है ये बहुत ज़रूरी नहीं है। उनको क्या अच्छा बुरा लग रहा है उसके साथ करते हैं। तो द गुड थिंग इज दैट दे आर स्टैंडिंग, दे आर वो सड़क पे आके और संसद तक की बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। इट्स अ बिग इनिशिएटिव। आई थिंक एज अ मिलेनियल आई कैन टेल यू हम लोग शायद इतना नहीं कर पाते जी। हम भी अभी भी वही जनरेशन थे जो अपने भावनाओं से या किसी ना किसी चीज़ से बंधे हो। जी। These kids they have a lot of free will. They are empowered, and I think that's good for the country and good for the world that this is the next generation who's going to handle and who's going to define humankind of the future. जी। बट जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरह की लैंग्वेजेस यूज़ की गई फॉरेन लैंग्वेज, उस पर क्या टेक होगा आपका? बचपन में तो देखिए 14-15 साल की उम्र में से गालियाँ वालियाँ सबने सनत में दे होंगे, पर उनको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जो हैं प्रधान हैं, 150 करोड़ लोगों के प्रधान। हाँ, उनके लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना ठीक नहीं है और उसमें सुधार होना चाहिए। पीपल शुड टेल देम टू डू बेटर, और ये मुझे ठीक नहीं लगा। पर्सनली आई डिडंट लाइक इट। मुझे नहीं लगता कि एक 15 साल के बच्चे को आके इतना भी एम्पावर नहीं हो जाओ कि आप गुस्ताखी करते रहो। आपको अगर इंडिपेंडेंस मिली है, अगर आपको मौका मिला है, तो उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो ये रिफ्लेक्ट करता है आपके अपने ऊपर। तो न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाती है, उससे मिसाइल भी बन जाता है। जी। तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। एंड सिंस दे आर किड्स, आई मीन इट्स नॉट अ थिंग दैट वी शुड कमेंट ऑन। इवन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही हिमसेल्फ केम आउट एंड सेड कि हमारे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दिया। पर माफ़ी एक बार होती है, आई थिंक सेकेंड टाइम नहीं होती। इसलिए आने वाले समय में अगर इस तरह के प्रोटेस्ट होते भी हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ डन रिस्पॉन्सिबली। इट शुड हैव फोकस ऑन, मतलब जो उनका प्राइमरी फोकस था एजुकेशन सिस्टम सुधारने का, वो प्राइमरी फोकस होना चाहिए था। अब एजुकेशन सिस्टम को सुधार जो है वो सड़क पे खड़े होकर गाली देने से नहीं है। तो प्रोटेस्ट से आएगा, लोगों को जागरूक करने से आएगा, पर सड़क पे खड़े होकर गाली देने से कोई सुधार नहीं है। अगर आ रहा होता तो डेफिनेटली मैं भी जाता उनके साथ सड़क पे खड़े होकर मैं भी गाली देता, पर वो नहीं आए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम करने क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, द इवेंचुअल रिजल्ट क्या है एंड द पाथ टू इट। यस, आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी बड़े होंगे। हाँ, धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी। ये बताएं कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को भी तवज्जो देते हैं कि बच्चों को जॉब सीकर ना हो कि जॉब गिवर बनना चाहिए।
अगर हम आपसे पूछें कि 10 में से कितने बच्चों को जॉब न करने की सोचते हुए जॉब गिवर बनने की तरफ बढ़ना चाहिए, किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आप एनकरेज करेंगे स्टार्टअप्स को और नए बिजनेसेस के लिए? स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे देश में नहीं पूरे दुनिया में बना तो है, और सिलिकॉन वैली जैसी जगह में भी 1% सक्सेस रेट है ना। आप अगर वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आप अगर सैन फ्रांसिस्को जाएंगे, पास में सैन हुसे है और कॉपर्टिनो वगैरह सारी जगह है जहाँ पे सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं, तो यू रियलाइज कि वहाँ पे भी स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना एडवांस और अच्छा होने के बाद भी सक्सेस रेट मुझे 1%। तो हम कई बार मुझे ऐसा लगता है स्टार्टअप में दो चीज़ें करते हैं, तो जल्दबाजी करते हैं, किसी भी आइडिया को लेके हम कन्विंस हो जाते हैं बिना वेट किए कि वो आइडिया बहुत अच्छा है और ये हमको अरबपति बना देगा, ठीक है। और दूसरी बात, हमारा एग्जिट स्ट्रैटेजी तैयार रहती है। प्रॉपर बिजनेस प्लान बनने से पहले हमको पता रहता है कि ये ऐसा हो जाएगा तो इसमें इतने में बेचकर हम एग्जिट निकल जाएंगे, विच इज़ नॉट ट्रू विथ द कन्वेंशनल सिस्टम इन विच इंडिया डज बिजनेस। भारत में बिरला, टाटा, अंबानी को हम देखते हैं, वो लेगेसी बिजनेसेस बनाते हैं। जितने भी बड़े लोग आप देखेंगे वो लेगेसी बिजनेस बनाते हैं। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को ये समझना ज़रूरी है कि वो लेगेसी बिजनेस बनाने पे ध्यान दें। अब 10 में से एक बच्चा भी उसको बात को समझ जाता है तो वो आगे बढ़ेगा, और 10 में से 10 इस बात को नहीं समझते तो वो छोटा मोटा बिजनेस चालू करके ये लेगेसी, मतलब दे विल नॉट क्रिएट अ लेगेसी, दे विल जस्ट क्रिएट अ टेम्पररी अरेंजमेंट जिससे वो इवेंचुअल एग्जिट ले। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट आपके पास अगर आपसे पूछ रहा है कि मुझे किस फील्ड में बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, इंडिविजुअल प्रेफरेंस या लाइकिंग तो मेरे ख्याल से एक बड़ी फैक्टर होगा उसमें कि मुझे क्या चीज़ करना बेहतर आती है, लेकिन इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि दीज आर द इंडस्ट्रीज किस में आपको सफलता जल्दी मिलेगी, तो आप क्या कहेंगे? आई थिंक इट इज़ नॉट दैट कि आप केवल AI करोगे तो ही सफलता मिलेगी, या आप ML या IoT करोगे या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में काम करोगे तो ही सफलता मिलेगी। मोर इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ठीक बात। अगर आप if I am an organization and I have a certain problem in my organization, if somebody comes up with a solution, I am ready to pay. क्योंकि और वो प्रॉब्लम की वजह से मेरा 100 रुपये का नुकसान हो रहा है और 10 रुपये का सोल्यूशन है तो मैं डेफिनेटली पे करूँ। सिमिलरली एक आम आदमी के लिए अगर कोई समस्या है, so many, Blinkit is solving so many problems. Yes. Zomato is solving problems for you. Online banking और जो ये NBFCs हैं, they are solving so many problems. They're making things easy for you. आपका वो UPI has solved so many problems for you. You don't even have to take a wallet. आप अपना फ़ोन लेके पहुँचते हैं, सब्जी वाले से लेके और ना जाने रोल्स रॉयस वाले तक आप UPI कर सकते हैं। जी, it's not something that. So what I'm trying to say is if you're solving a problem, no matter what domain you're working in, I think it's a good idea. You should go ahead with. एक वो bias होना कि केवल AI करना है is not. हाँ, ठीक है। बिल्किसगंज जैसे एरिया में एजुकेशन के बारे में सोचना और वहाँ पर जाकर कुछ सेटअप करना, कहाँ से दिमाग में आइडिया और कितना चैलेंजिंग रहा है? मैं आपको जब इंट्रोडक्शन दे रहा था मानसरोवर का तो मैंने बताया था कि गाँव में जी जाके और वहाँ पे, तो बेसिकली हमारी जो समिति है जो मानसरोवर को चलाती है उसका नाम है श्री साईं ग्राम उत्थान समिति। ठीक है। तो हम हमेशा से हमारा इनिशिएटिव ये रहा कि हम कुछ सेमी रूरल या रूरल एरियाज़ में या सेमी अर्बन एरियाज़ में जाएं और वहाँ की प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को पर्टेनिंग टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सॉल्व करें। बिल्किसगंज वाज नो डिफरेंट। वहाँ पे भी हमने देखा कि आसपास के, मतलब वहाँ से लेके आष्टा तक और इस तरफ काला पीपल, सहारनपुर, शाजापुर, बहुत सारे जो आसपास की इछावर, यहाँ पे बहुत अच्छी मेडिकल की, मतलब हेल्थ केयर की व्यवस्थाएं नहीं थी और पीपल वर डिपेंडेंट ईदर ऑन भोपाल और इंदौर। और भोपाल उनको 60-70 किलोमीटर ऑन एन एवरेज 80 किलोमीटर पड़ता था और इंदौर उनको 100-125 किलोमीटर। जी। और कोई वहाँ आना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो उनको ये लगता था कि यहाँ का आदमी तो भोपाल इंदौर चले ही करते जी। पर हमको ये रियलाइज़ हुआ कि शायद वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत करी, उनको समस्या है और वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने भी प्रोत्साहित किया कि यार आपको आना चाहिए और यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम है। सो वी स्टार्टेड वर्किंग देयर एंड वी आर गेटिंग ग्रेट रिजल्ट्स।
अभी हॉस्पिटल मेरे को लगता है मैं शायद भोपाल शहर के अंदर खोलता तो इतना अच्छा नहीं चलता है जितना अच्छा वहाँ चलता है। हाँ, क्या बात है। गाँव के लोग आते हैं और ना केवल इलाज करा के जाते हैं बल्कि बड़ा आशीर्वाद मुझको देखे जा। जी, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर अस टू वर्क, वेरी रियली हैप्पी टू बी देयर। ग्रेट। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है, जितनी जल्दी आंसर कर सकते हैं कीजिएगा। जी सर। आज अगर आपको दोबारा शून्य से शुरुआत करनी पड़े तो सबसे पहले क्या करेंगे? सोचेंगे। ऐसी कौन सी आदत है जिसे आप सबसे ज़्यादा सफल बनाने में सोचते हैं कि दिस इज द बैक स्ट्रेंथ, इसने मुझे सफल बनाया है? तो डिसिप्लिन। आपके जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? दैट आई डोंट मैं मतलब आई क्या कहते हैं उसको, दैट आई डोंट डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। मतलब जो एक ट्रस्ट मेरे पिताजी ने मुझ पर किया है, लेट्स गिव विद मी द लेगेसी टू कैरी फॉरवर्ड। आई वांट टू मेक श्योर दैट आई डू इट इन द राइट। एक मैसेज जो या कोई बात जो आप पापा से कहना चाहते थे कभी नहीं कह पाया, अगर आज कहने का मौका मिले? तो जब मिलूंगा तो कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। द कॉन्वर्सेशन अराउंड एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। मुझे लगता है इसे सुनकर और देखकर लोगों को बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट।